बड़े भाई लियूशान कोयला खदान, तुम वहां नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा क्यों है? इस काम के लिए कितने लोग हैं? सिर्फ और कर भी वहां जाना चाहते हैं। अगर झोंगदा न होता, वहां उसका कोई भाई न होता, तो तुम्हारा बड़ा भाई जाना चाहे भी नहीं जा पाता। बड़े भाई, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है, लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिन्हें हम शायद कमा नहीं सकते। डर है कमाने के बाद खर्च करने का वक्त ही न मिले। तीसरे भाई की बात नहीं कर रहा। तुम यह बात क्या कहना चाहते हो? क्या तुम बड़े भाई की मौत की कामना कर रहे हो? क्या यह वही नहीं है? अरे नहीं भाई साहब, मैंने उनसे सुना है यह लियूशान कोयला खदान सुरक्षा जांच में फेल हो गई है। पानी रिसने की समस्या है। वसंत आते ही सुधार किया जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अगर बात ऐसी है। तीसरे भाई, बड़े भाई ने भी तुम्हें गलत समझा। तुम भी जानते हो घर की हालत अभी कैसी है। बच्चे बड़े हो गए हैं। यह पढ़ाई तो एक बिना तल का कुआं है। घर के बारे में सोचो, अब ये हालात हैं। साल बीत गया है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे हैं क्या? यह तो अलग बात है। भैया, लियूशान कोयला खदान मत जाओ, ताकि भाभी घर पर बच्चों की देखभाल कर रही हैं। चिंता करना भी कठिन है। जब मेरी मछली पालन की ठेका लग जाएगी, तुम्हारे पास काम हो जाएगा ना? ठीक है तीसरे भाई, यह मामला बड़े भाई तुम्हारी सुनेंगे। मैं भी सोचता हूं यह सच है। अगर सच में कुछ अनहोनी हो गई तो भैया भी नहीं चाहते कि भाभी घर पर अकेली रह जाए ना। क्या यह तीसरे भाई नहीं है? तुम बार बार मछली तालाब लेने की बात कर रहे हो। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। जैसे दाशी तांग, यान तांग, लोजिया तांग, ये सब औसतन 5 या 6 एकड़ जल सतह है। इसे वास्तव में लीज पर लेना ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। मुख्य बात यह नदी का मोड़ और बांध है। इस तरह गिना जाए तो इसे एक छोटा जलाशय कहा जा सकता है। कम से कम 20 एकड़ से अधिक होगा। हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं। मुख्य बात यह है बड़े भाई, पैसे का मामला मैं संभालूंगा। और शेयर वैसे ही जैसा मैंने कहा, मेरे 4 हिस्से, तुम दोनों के 3-3 हिस्से। तीसरे, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सारी मछली तालाब मिलाकर कम से कम इस साल 800-900 रुपए तो लगेंगे ही। और इन मछलियों के चारे का भी खर्चा, हर चीज पर पैसे खर्च होते हैं। भैया, मैं कह चुका हूं, पैसे की चिंता मैं संभाल लूंगा। लेकिन जब समय आएगा, जब टीम में बोली लगाने की बैठक हो, तुम बोली लगाने के लिए सामने आना। तुम्हारी लोगों से अच्छी पटती है, तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी है, वे तुम्हारी कुछ इज्जत करेंगे। ठीक है बड़े भाई, तब सामने आएंगे। बोली लगाने का काम कोई समस्या नहीं है। पैसे का मामला है, मैं घर जाकर तुम्हारी भाभी से 300 रुपए निकालूंगा। हाँ, ज्यादा मेरे पास वास्तव में नहीं है। तुम्हारी भाभी कैसी हैं तुम जानते हो। यह बच्चा पढ़ने जाएगा, यह भी पैसे खर्च करने की जगह है। ठीक है। अरे दादा, हाँ, तुम जल्दी मत बैठो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ तीसरे भाई, बताओ। दादा, तुम्हारे कहने पर, क्या तुम्हें याद है पहले समय नहीं था, भैया शेन ने कहा था वो हमारा व्यापार लाइसेंस बनवाने में मदद कर सकते हैं। मैं इन 2 दिनों में शहर जाकर एक दुकान किराए पर लेने वाला हूं। बातचीत लगभग पक्की हो गई है। फिर हम चांगफेंग शराब कारखाने चलेंगे। याद तो है। समस्या तीसरे भाई की है। तुम दुकान खोलने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी हमारी स्टॉल लगाने की व्यवस्था तो अच्छी चल रही है, हर दिन काफी मांस बिक जाता है। अरे दूजे भैया, क्या तुम्हें पैसा ज्यादा कमाना बुरा लगता है, या फिर तुम शादी करने का इरादा ही नहीं रखते? बिना पैसों के कोई तुम्हारे साथ हवा पीने थोड़े आएगा। पैसा नहीं कमाओगे तो आसमान से पैसे बरसेंगे क्या? मैं तो बस ठंडे दिमाग से सोच रहा हूं। अरे बस करो, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। पहले मैं सुनदादा के पास जाता हूं, जंगली मांस लेने। चांगफेंग शराब कारखाने को अब जरूरत नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। कस्बे में बेचने जाओ। अच्छा तीसरे भाई, तुम जाओ, दुकान मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो। अरे बड़े भाई, आप कितने लोग हैं? क्या आप एक प्राइवेट कमरा चाहेंगे? मैं यह छोटी बहन हूं, खाने की कोई जल्दी नहीं है। भैया, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे होटल में क्या जंगली पकवान मिलते हैं? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, पर ये जंगली पकवान सस्ते नहीं हैं।
भैया, अगर आप जंगली शिकार खाना चाहते हैं, मैं मालिक को बुला लाता हूँ। उससे अच्छे से पूछना। ठीक है, तो मालिक को बुलाने की कृपा करो। मैं उससे पूछ लेता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, पूछ कर देखो, शायद दिख जाए। भैया, अरे नमस्ते, सुनते हैं आप जंगली मांस खाना चाहते हैं। वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तो नहीं खा पाएंगे। इन 2 दिनों में पहाड़ बर्फ से बंद हो गया है। कई जगहों से जंगली मांस नहीं आ पा रहा। दुकान में कई दिन से सामान खत्म है। भैया, गलत मत समझिए, मैं तो असल में शिकारी हूँ। मैं जंगली मांस खाता भी नहीं। बस आपसे पूछना चाहता था, जंगली शिकार का सामान लेते हो क्या? कौन सा छोटा भाई, तुम्हारे पास माल है, लेंगे क्यों नहीं लेंगे? तुम्हारे पास कितना है? मैं पुराने भाव से 20% ज्यादा दूंगा। तुम क्या कहते हो? भैया, आपका शुभ नाम। यदि आप यहां निश्चित रूप से लेते हैं, तो मैं कहीं और नहीं पूछूंगा। मेरे पास माल हमेशा रहता है। अरे, और कीमत की बात है, आपको 2 गुना बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस पुराने दाम पर ही दे दीजिए। अरे बाप रे, मैं पहले जिस होटल में गया था, उन्होंने मुझे ठग लिया। अरे यार, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा उस होटल में। इस दुनिया में रहते हुए दिखावा करना, बिना दिखावे के कोई माहिर नहीं लगता। क्या करूं, मुझे बाजार की कीमत भी नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, भाई तेरा माल शायद युआन जी रेस्तरां को भेज दिया गया होगा। वो बूढ़ा बदमाश हमारे चक्र में कुख्यात धोखेबाज है। मेरा नाम कियान वेइटिंग है। व्यापार तो है ही ऐसा, तुम पूछताछ करके देख सकते हो। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो हम दोस्त बन जाते हैं। तेरे सारे शिकार के जानवर मैं ले लूंगा। ठीक है भाई कियान, मेरा नाम वू जीफेंग है। वो कियाओ कस्बे के लोग, जब आप ही ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे क्या अविश्वास हो सकता है? देखिए, मेरी उस ठेले पर सारा शिकार का मांस है। आप खोज कर देखिए, जो पसंद आए रख लीजिए। कोई उपयुक्त नहीं है, मैं इसे ले जाता हूं। ठीक है छोटे वो भाई, देखो यह आदमी सीधा साधा है। कीमत के बारे में तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तोल के बारे में तो तुम और भी निश्चिंत रह सकते हो। वाह, बहुत बढ़िया। छोटे वांग, चलो हम इसे तोलते हैं। छोटे वांग, चलो तोलते हैं। चलो चलें। दादा चलो। दादा देखो तो। अरे छोटे भाई, तुम्हारी यह गाड़ी जंगली शिकार से कितनी भरी हुई है। बिल्कुल, यह तो होना ही था। हम भाई लोग कई दिन पहाड़ों में भटके, कुछ शिकार वगैरह कर लें। खाने पीने का क्या जुगाड़? ठीक है भाई, जंगली सुअर की बात करो, बाल समेत तौल कर देंगे। 2 रुपए 8 आने किलो। हिरण तो बहुत दुर्लभ चीज है, 6 रुपए 8 आने किलो भाव लगा दूंगा। जंगली मुर्गी और खरगोश की बात करें तो सस्ते में आधा आधा बांट लेते हैं। 3 रुपए 50 पैसे किलो दे दूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? और बात यह है कि इस बार का कुल मूल्य मैं तुम्हें 20% और देता हूं। तुम क्या सोचते हो? ठीक है भाई साहब, तुम्हारी कीमत पर ही सही, लेकिन यह 20% मैं नहीं लूंगा। इसे दोस्ती का निशान समझो। आगे मुझे कोई शिकार मिले तो पहले से तुम्हारे पास भेज दिया है। ठीक है भाई, जब सब दोस्त हैं, तो मैं संकोच नहीं करूंगा। यह रसीद है। यह सारा शिकार गिनती करें तो कुल 1456 पैसे लो, तुम रख लो। आगे से तो अगर कोई शिकार हो, भैया सब लेंगे। तो फिर शुक्रिया भैया। पर भाई मैं पूछता हूं कि तुम देखो, साल खत्म होने से पहले क्या भैया को दे पाओगे? एक और शिकार भेजो। अधिकारी खाते भी हैं और ले जाते भी हैं। तुमने जो भेजा है वह बहुत कम है। तुम चिंता मत करो, जो भी तुम भेजोगे उसका तुरंत भुगतान कर दूंगा। कोई समस्या नहीं है। नए साल से पहले अगर जल्दी हुआ तो 2 बार और ले सकते हैं। मैं वापस जाकर अपने भाइयों को बताता हूं। उन्हें सूचना देने दो, गांव के बाकी लोगों को, ताकि वक्त आने पर सब मिल जाए। लाना ही चाहिए, काफी सारा है। ठीक है भाई, अगर तुम मुड़कर देखो और मैं न रहूं, तो रसोई के पुराने भालू को ढूंढ लेना। कुछ देर में मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया भैया, फिर मिलते हैं। दादा, यह घर किराए पर है क्या? भाई साहब, किराए पर लेकर क्या दुकान खोलोगे? मेरी यह जगह बहुत अच्छी है। देखो, आने जाने वाले लोग कम नहीं हैं। मैं कुछ छोटा मोटा खाने का सामान बेचने की सोच रहा हूं। इस दुकान का किराया क्या है? अगर ठीक लगे तो मैं आज ही किराए पर ले सकता हूं। पहले 50 का महीना था, लेकिन अब किराया बढ़ गया है।
60 का महीना। आप क्या सोचते हैं? 60? ठीक है, 60 ही सही। लेकिन ये पीछे का आंगन? हम साथ ही रहेंगे, है ना? तुमने ठीक किया। आंगन भी इसी के साथ है। मेरी यह जगह छोटी नहीं है। पिछले किराएदार इसका उपयोग नहीं किया गया। लेकिन अगर तुम किराए पर लेना चाहती हो तो किराया 6 महीने का एक साथ देना होगा। भैया, मैं इस घर को लंबे समय के लिए किराए पर लेना चाहता हूं। अगर मैं सालाना किराया भरूं तो क्या आप और छूट दे सकते हैं? भाई साहब, सालाना 720 काफी कम है। अगर आपको सच में चाहिए, सन 681 का साल कैसा रहेगा? ठीक है मालिक, चूंकि तुम इतने सीधे साधे हो तो मैं भी मोलभाव नहीं करूंगी। क्यों न ऐसा करें, हम एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। मैं आज ही घर किराए पर ले लेती हूँ। पैसे तुम्हें नकद दे दूंगी। अब मोलभाव की जरूरत नहीं, बस कुछ दसियों रुपए और कम कर दो। इससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम अभी समझौता करते हैं। अरे भैया, हाँ, लो पैसे ले लो। ठीक है, चलो। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं पहले चलता हूँ। अच्छा। आखिरकार हाथ खुल गए। अच्छी तरह से काम करो। जी फेंग, जी फेंग, आखिर तुम मिल गए। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। क्या हुआ? फैक्ट्री मैनेजर शेन तुम्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। अच्छा, तो फिर हम अभी चलते हैं। शेन भैया का काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो फिर। अरे चलो चलो। वेन हाउ, तुमने जिस जवान की बात की थी, क्या वह सच में मेरा काम कर सकता है? अरे बाप रे, लाओ लो, कुछ दिन पहले का वह शिकार का मांस तुमने भी तो देखा था। मैं जिस छोटे भाई की बात कर रहा था, वो जीफेंग, वह ल्यूजियाडालिंग इलाके का रहने वाला है। जिन लोगों को वह जानता है, वे शिकारी हैं, उससे अच्छी तरह वाकिफ है। अगर वह नहीं कर पाया तो किसी और से भी काम नहीं बनेगा। अगर यह काम सचमुच हो सका तो मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। फिर भी आशा है। हाँ हाँ हाँ। प्रबंधक गुआंग, प्रबंधक, एक प्रबंधक, प्रबंधक, ये वेन छोटे वो को लेकर वापस आ गए हैं। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, पुराने हैं। आप तैयारी कर लीजिए आज रात के खाने की। प्रमुख लोग बहुत कम नीचे आते हैं। हम मानकों को थोड़ा ऊंचा रखें। ठीक है कारखाना प्रबंधक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरे बाप रे, शेन दादा, आप तो सच में बहुत व्यस्त रहते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन अंत में डायरेक्टर ही ने बताया कि आप शहर में मीटिंग के लिए गए थे। हाय, ये हैं। मैं तुम्हें जीफेंग से मिलवाता हूं। यह मेरा सहपाठी है। लो जिंझोंग शहर में काम करता है। जिंझोंग, यह वही है, वह छोटा भाई जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। वो जीफेंग। अरे वाह, नमस्ते छोटे भाई। मैंने वेन हाउ से सुना है तुम्हें मिल सकते हैं कुछ खास जंगली शिकार। क्या यह सच है? भाई लो, मेरे पूर्वज शिकारी थे। लियो परिवार की पहाड़ियों में शिकार करते थे। आपको कैसा जंगली शिकार चाहिए? जहां तक हमारे पास उपलब्ध है, मैं आपके लिए उसे लाने का रास्ता ढूंढ सकता हूं। क्या आप बाघ की हड्डी ला सकते हैं? भैया लो, यह आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। ताजा वाला तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इन 2 सालों में बाघ बहुत कम दिखाई देते हैं। पहाड़ की गहरी पहाड़ियों में शायद अभी भी देखने को मिल सकते हैं, पर यह सब भाग्य पर निर्भर है। अरे बाप रे, लगता है इस बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। हाय, लो दादा, ताजा वाला तो हमें नहीं मिल सकता। संस्कृत वाला ले लो, कैसा रहेगा? पिछली बार सुन दादा के घर गया था, वहां कुछ सांप की हड्डियां देखी और बाघ की हड्डियां भी थीं, बस ताजा वाली नहीं मिली। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। छोटे भाई, तुमने तो मुझे सचमुच रोलर कोस्टर जैसी सवारी करा दी। सच कहूं तो यह बाघ की हड्डी मैं भी किसी को उपहार में देने के लिए लाया हूं। यह तो उनकी एक जान बचाने वाली दवा की जोरी जड़ी बूटी है। चूंकि तुमने इसे तैयार कर लिया है तो इससे काफी परेशानी बच गई। शिंजो कैसा है? मैंने कहा था ना, बाकी चीजों का कह नहीं सकता, लेकिन ये चीजें तो पक्की हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ भाई साहब, तुम्हारे पास कितने टुकड़े हैं? दाम क्या रखोगे? भाई साहब, ये चीज तो मैं नहीं बेचता, और आप, वे भैया विन्हाव के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको एक पाव भेंट करता हूं, कोई बात नहीं। इसके अलावा आप यह लेकर किसी की जान बचाने जा रहे हैं, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जीफिंग, तुम फिर भी एक कीमत बताओ।
मैं चीजें मुफ्त में नहीं लूंगा, और तुम्हारा यह एक जिन भी पर्याप्त नहीं है। अगर अधिक हो तो तुम कुछ अधिक तैयार कर लो। हाँ भाई साहब, यह 1 पाउंड वाकई बहुत कम है। आखिरकार मैं इसे उपहार में देने वाला हूं, इतना कम लेकर जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करते हैं, आपके पास 3-5 पाउंड भी हो तो ले आइए। 10-8 पाउंड तक की मात्रा हो, मैं सब लेने को तैयार हूं। दाम तो हम बाजार भाव के हिसाब से ही रखेंगे, कैसा रहेगा? अरे बाप रे, यह तो थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरे घर में तो बस 3-4 डिब्बे ही बचे हैं। ठीक ठीक, कितना फायदा होगा यह तो मैं सचमुच नहीं जानता। क्या मैं घर जाकर ले आऊं? देखो कितना बचा है। आखिर मेरा घर यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। शराब कारखाने तक वापस जाने में 1.25 घंटा ही लगेगा। जिन जीफिंग, तो तुम जाकर ले आओ, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। अरे अरे ठीक है, बहुत अच्छा, संभल कर जाना बेटा। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, हल हो गया। भैया सुन, खुशखबरी खुशखबरी, वह तुम्हारा बाघ की हड्डी मैंने तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढ लिया है। बताओ कितने में बेचोगे? जीफेंग, यह चीज मैंने कभी नहीं बेची। पहले जो जंगली मांस खरीदने वाला आदमी था उसने ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किलो दिए, लेकिन मुझे पता है यह कीमत तो निश्चित ही कम बताई गई है। अभी जब आपने मेरी मदद की है और खरीदार ढूंढ लिया है, तो ऐसे में आप जो भी देना चाहें ठीक है। भाई साहब, मैं आपसे सच कहूं, अभी बाघ की हड्डियों की कीमत वास्तव में कम है। तुम 10 साल और इंतजार करो, कीमत निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी, कम से कम दोगुनी तो होगी ही। मेरा मतलब यह है, क्यों न तुम आधा रखो और आधा बेच दो, बाद में मैं तुम्हारे लिए खरीदार ढूंढ दूंगा। तुम क्या सोचते हो, 20 साल बाद बाघ की हड्डियों की कीमत भले ही 10 लाख रुपए प्रति किलो हो, मिलना भी निश्चित नहीं है, लेकिन इन्हें पूरा खत्म नहीं करना चाहिए। भाई, मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई चाहते हो, पर मैं घर की मरम्मत करवाना चाहता हूं, पैसों की जरूरत है। अगर तुम जल्दी बेच पाते तो यह सचमुच मेरी बड़ी मदद होती। उस बाघ की हड्डी की कीमत मैं तुम्हें 150 युआन प्रति किलो देता हूं, तुम्हें कैसा लगता है? क्या इतना महंगा है? नहीं, थोड़ा कम करो, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। अरे यह कीमत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ चैनल हैं, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। मैं भी तो इसी से अपना गुजारा चलाता हूं, नहीं तो कीमत और भी बढ़ सकती थी। धत, मैं सचमुच बेईमान हूं, धिक्कार है यह धोखेबाज व्यापारी। यह बाघ की हड्डी बाजार की कीमत तो लगभग 500 युआन प्रति किलो है। ठीक है ठीक है, तो तुम्हारे दाम पर ही लेता हूं, मैं तुम्हारे लिए हड्डी लाता हूं। अच्छा ठीक है, यहां सब हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। जी भैया, पैसे कुछ दिन में लाकर दूंगा। अंदर आइए। अरे शेन भैया, लो भैया। दरवाजे की खटखटाहट सुनाई दी, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, मुझे लगा कारखाने का कर्मचारी है, काम की रिपोर्ट देने आया होगा। जीफेंग, तुम बहुत जल्दी आ गए। शेन भैया, लो भैया। बस इतना ही है, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सस्ते में बेच दिया और इतना मुनाफा भी मिला। छोटे भाई, इस बार तो तुमने मेरी बहुत मदद कर दी। इसमें कितना वजन है? ओह, जब मैं अभी घर पर था तो मैंने तौल लिया था, कुल 11 किलो और 200 ग्राम है। मैं फिर आपको बस 10 किलो का हिसाब दूंगा, बाकी का मैं आपको तोहफे में देता हूं। अरे तोहफे की जरूरत नहीं, आप ऐसे आधा आधा बांट लीजिए, मैं आपका 11 किलो ही लूंगा, कैसा रहेगा? एक और बात, यह आपका यह प्यार भैया मैं दिल में याद रखूंगा। किसी दिन आप उस हुआंगचुआन शहर जाएं, वहां व्यापार ब्यूरो में मुझसे मिलने आना, ताकि भैया मेहमानवाजी कर सके, अच्छे से आपकी खातिरदारी करूं। अरे असल में आपको मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, मुझे ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि घर में कुछ जरूरी काम आ गया था, पैसों की जल्दी जरूरत थी, आपने ठीक समय पर मेरी मदद कर दी। हाँ हाँ, सही कहा ना। अरे हाँ लड़के, आ जाओ। यह कुल 11 किलो है, 500 रुपए प्रति किलो, कुल 5500, ठीक है? हाँ, यह रहा, बिल्कुल 5500। अरे वाह, 5500 रुपए, शुरुआती पूंजी तो मिल गई। वह शेन दादा और लो दादा, मैं तुम्हें और परेशान, मैं पहले लौटता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ।
धीरे चलना जवान आदमी। अरे तुम ये छोटे भाई साधारण नहीं हो। कुछ समय बीतने दो, यह तो किसी तालाब की मछली नहीं है। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरा भाई। जब मैं दोपहर बाद वापस आया, यापिंग ने बताया, यहाँ की दुकान सब सज गई है। ठीक है न, तुमने जो कहा सब कर दिया है। ये बर्तन भी कुछ खरीद लिए हैं। तुम देखो और क्या चाहिए। श्रीमान पालतू, स्वागत है। बढ़िया, ये अक्षर किसने लिखे? ये अक्षर गांव के पूर्वी छोर के बुजुर्ग सुनने। मैं सोच रहा था उन्हें एक छोटा लाल लिफाफा दे दूं। अंत में उसने भी नहीं लिया। सुन, वो बहुत अच्छा इंसान है। त्योहारों पर कुछ उपहार ले जाते हैं। उनका धन्यवाद करने जाओ। जवान, क्या तुम एक नई दुकान खोलने की सोच रहे हो? हाँ आंटी, मेरा भाई है, मेरे लिए एक दुकान बनवाई है। 2 दिन में खुल जाएगी। इस तरह से सुबह से शाम तक चल सकेगी। आंधी बारिश का भी डर नहीं। जगह बहुत पास है, ठीक वहीं पर है। बहुत अच्छा, इस दुकान से हमारा काम आसान हो जाएगा। बस यह मांस अभी भी बिक रहा है, लेकिन इसे रात में ही बेचा जाएगा। इस तरह कुछ दिनों में दुकान खुलने के बाद मैं आपको एक कटोरी गुर्दा सूप दूंगा। आप इसे घर ले जाकर पीना। यह तो बहुत शर्म की बात है। कल सुबह मैं आपकी खूब प्रचार करूंगा। मैं तो हमारी नानपिंग कम्युनिटी की महिला प्रमुख थी। आसपास के लोगों से मैं सभी को जानती हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने काम में लगो। धीरे धीरे चलना। बिल्कुल दादा। इस बीच तुमने काफी सुधार किया है। बहुत अच्छा काम किया। कभी कभार तो लोगों से अच्छे संबंध बना लेने से खुद को कई परेशानियों से बचा लेते हो। मैंने देखा तुम पहले भी ऐसा ही करते थे। मैंने तो बस तुम्हारी देखा देखी की है। ठीक है, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। तुम लोग अपना काम करते रहो। मैं चलता हूँ, अब चला। अच्छा, ठीक है। अच्छा। काम में लगे हो सोंग? आपसे एक बात कहनी है। पिछली बार सोंग दादा ने कहा था तुम लोगों का बेचने के लिए घर है। मैं भी सोच रहा था मैं इसे खरीद लूं। कैसा रहेगा? छोटे वो, तुमने तो अभी किराए का घर लिया है। तुम इतनी जल्दी घर कैसे खरीदने लगे? जल्दी जल्दी बैठो, पहले चाय पी लो। आराम से बताओ। मैं नहीं बैठूंगा। हमने तो पैसे कमा लिए हैं न। वह तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद आया है। अगर तुमने वह किसी और को बेच दिया तो मुझे फिर से घर बदलना पड़ेगा। यह नया साल का समय है, परेशानी तो होगी ही। मैं भी यही सोच रहा हूं। इस बार बस इसे खरीद ही लेते हैं। यह सच है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, लेकिन पैसे का मामला है। मैं एक ही बार में पूरा भुगतान करना चाहता हूं। ठीक है सोंगर, ठीक है चाची सोंग। यह घर बेचने का सौदा है। निश्चित रूप से एक ही बार में पूरी रकम चुकता करनी होगी। इसकी आप चिंता न करें। ठीक है, तो चाची आपसे और ज्यादा पैसे नहीं लेंगी। मेरा पहले का इरादा था 1800 में बेचने का था, फिर तुमने किराए पर लेना चाहा, सीधे किराया ही गिना दिया। इस तरह पीछे आगे मिलाकर 1 महीना भी नहीं हुआ। अब तुम खरीदना चाहते हो। ठीक है, ये रहा तरीका। यह कीमत तुम्हें अभी भी 1800 ही दूंगा। ठीक है सोंग, इस बार मैं आपसे मोलभाव नहीं करूंगा। आप जो कहेंगे वही मानूंगा। बस हमारी यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? हाँ, इस अनुबंध की बात करें तो हम अभी हस्ताक्षर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप मेरे साथ समुदाय केंद्र चलेंगे। ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। यह मोहल्ले का प्रबंधक है, मेरी थोड़ी सी इज्जत करेगा। चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम्हें निवास बदलना है तब तुम कहना कि तुम मेरी दूर की चचेरी बहन हो। ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन बाद में आने वाला खर्च आपको खुद ही उठाना होगा। कोई बात नहीं। ठीक है सोंग, यह पैसा मैं आज लेकर आया हूं, अभी आपको दे देता हूं। ये 1800 है। आप टैप कर दीजिए। अरे इतनी की जरूरत भी नहीं है, आपने तो 6 महीने का दे दिया है। यह किराया मैं सीधे 5 महीने का वापस कर देती हूँ। अरे नहीं आंटी सोंग, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं, बस मोहल्ले की तरफ चलते हैं। मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कह देना। आखिरकार समय आने पर यह निवास स्थानांतरण एक परेशानी तो होगी ही। ठीक है, तो मैं समय आने पर मोहल्ले के सचिव लियो को बता दूंगा। तुम्हें जब भी फुर्सत हो उनसे मिल लेना। ठीक है सोंग आंटी। ठीक है सोंग, तो आप पहले अपना काम करें। तो हमारा मामला इसी तरह तय हो गया है। मैं पहले चलता हूं। अरे ठीक है, बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। जाओ जाओ जाओ।
अंदर आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तीसरे भाई, तुम्हारा तरीका सचमुच अच्छा है। एक कटोरी खाओ, एक कटोरी मुफ्त पाओ। ऐसा लगता है घाटे में है। खरीदो तो कमाई का मौका है। कुछ दिन बाद तुम देख लेना, लोग पहले से ज्यादा होंगे। दादा, इन 2 दिनों में हमारी दुकान को पूरा वजन देना होगा। लोगों को ऐसा न लगे हमारे उद्घाटन समारोह की शुरुआत है, तो हमें मात्रा कम करनी होगी। यह तो बस एक लंबी यात्रा का पहला कदम है, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। आगे हमारा भविष्य और उज्जवल होगा। सुनो तीसरे भाई, झाओ परिवार के पास अभी जो सुअर का अंतड़ी है, शायद हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तुम सुबह ले आते, शाम से पहले ही बिक गया। इस तरह रात के खाने में कट्टा सूप बेचने को नहीं बचेगा। चाचा झाओ के पास पर्याप्त नहीं है, हम सहकारी समिति से खरीद लेंगे। सहकारी समिति? वहां हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं है, वह कीमत तो कम नहीं है। तुमने झाओ हेई उस लड़के को भूल गए क्या? अभी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव में काम कर रहा है। मैं अभी उससे बात करता हूं, नहीं तो मैं उसके जीजा से मिलूंगा। उसके जीजा से मदद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलो भैया। अरे, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन है? बहुत परेशान करता है। भैया फेंग, तुम कैसे आ गए? तुमसे कुछ बात करनी थी। बैठो। सिगरेट लोगे? आज तो दिन भर से थक गया हूं। दिन भर सामान ढोता रहा, अब तो थक कर चूर हो गया हूं। भैया फेंग, आपको क्या काम है? कल मेरी वो कट्टा सूप की दुकान खुली नहीं थी, अभी कुछ दिक्कत आ गई है। असल में कच्चा माल कम पड़ गया है। तुम्हारे पिताजी रोज मेरे लिए 2-3 सेट सुअर के अंतड़े लाते हैं, वह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति की तरफ क्या सुअर के अंतड़े की आपूर्ति होती है? मेरे पिताजी की मात्रा वास्तव में कम है, और नए साल के बाद तो मेरा यह सुअर पालन का धंधा शायद अब चल नहीं पाएगा। क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक चल रहा था न? मेरे पिताजी को 2 दिन पहले सर्दी लग गई थी, जुकाम हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। कल मेरी दीदी उसे जिला अस्पताल ले गई शरीर की जांच करवाने। डॉक्टर ने फिर उसे बताया मेरे पिताजी के दिल में समस्या है, मेहनत का काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ने तय किया, साल बीतने के बाद हमारा सुअर पालन का धंधा मैंने छोड़ दिया। तुम नहीं हो। इतनी गंभीर बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चाहे जो भी हो जाऊं, तुम्हारे पिता से मिलने तो जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है तो वह सचमुच कुछ नहीं कर सकते। गला फेंग भैया, मैं तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मेरे पास हर दिन कई गाड़ियों का माल आता है, मेरे पैर दौड़ते दौड़ते टूट गए हैं। अरे हां, तुम सुअर के अंतड़ियों की बात कर रहे हो। तुम खोज सकते हो तानशुवान के झेंग दाजुन, उनका मास सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव को जाता है। अरे एक सुअर के अंतड़ियां तो नहीं मिलेंगी। अगर आपको जरूरत हो, मैं अपने संपर्कों से पूछ सकता हूं। ठीक है, अगर वह आना चाहें तो आप उन्हें बता देना किंशी लेन की दुकान नंबर 19 पर मुझसे मिलें। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे भाई से भी काम चल जाएगा। लगता है मुझे सुअर पालने होंगे, हमेशा तैयार रहना होगा, वरना दूसरों पर निर्भर रहना, कहीं फिर कोई दिक्कत ना आ जाए तो धंधा मुश्किल हो जाएगा। तीसरे भाई, तुमने जो ये बातें कही हैं, क्या ये सच हैं? मुझे तुम्हारी सुअर पालने में मदद करने दो। अरे ये सब बातें कोई और भी तो कर सकता है, पर मैं किसी और को क्यों करने दूं? अब तो सिर्फ खेती से कितने लोगों का पेट भर सकता है। यह सुअर पालने और काटने का काम है, हालांकि थोड़ा गंदा और थकाने वाला है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कारखाने में जाने से बेहतर तो है ही। मजदूरी करने से ज्यादा कमाई होगी ना। तीसरे भाई, तुम जिस बात की बात कर रहे हो वह सचमुच आकर्षक है। जब तुम पूंजी लगाने को तैयार हो तो जब पैसा कमाएंगे हम दोनों भाई बांट लेंगे। युतियन भाई, यह पूंजी मैं दूंगा। जब मुनाफा होगा तुम मेरी पूंजी वापस कर देना, बचा हुआ लाभ मैं नहीं लूंगा। पता चला तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं वो लाओसान एहसान को कभी नहीं भूलता। लाओसान, क्योंकि तुम युतियान भाई पर इतना भरोसा करते हो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा, साल बीतने और नए साल के महीने के बाद पहले तुम सुअरों का बाड़ा ठीक कर लो। जैसे ही सुअर बाड़ा तैयार हो जाए
सुअर तो कभी भी लाए जा सकते हैं। तियान दादा, ये 1000 रुपए हैं। तुम्हारी मूल रकम। इसे संभाल कर रखना। ठीक है, तो मैं चलता हूं। चलो भाभी। अरे यूटियन, इतना अच्छा मौका तीसरे ने तुम्हें क्यों दिया? अपने बड़े भाई को क्यों नहीं दिया? फेंग ई, तुम गलत न समझो। मैं तीसरे को अच्छी तरह जानती हूं। वह ऐसा इंसान है ही नहीं, दिल से बुरा इंसान। अगर वह सचमुच वैसा ही है जैसा तुम सोचती हो, वह यह 1000 रुपए। अरे बाप रे, मेरी गलती है, मेरी गलती। अरे योतिया, अगर सचमुच हमारे घर सुअर पालते, यह आने वाला समय घर में मांस खाने की कमी नहीं रहेगी। अरे फेंगी, साल बीतने के बाद मेरा इरादा है कि फेंग को हमारे घर बुलाऊं, सुअरों का शेड बनवाने के लिए। उस समय सुअर पालन के बारे में बात करेंगे। तुम बोल तो सकते हो पूंजी के मामले के बारे में। तुम बिल्कुल भी शू लिफांग को मत बताना। तीसरे भाई का मतलब तुम भी समझ सकते हो। अगर वह औरत जान गई, वह कुछ भी कर सकती है। अरे मैं जानता हूं, मेरी जुबान इतनी चलती नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन यह सुअर का शेड बनाने का काम इतने पैसे भी नहीं लगने चाहिए। तीसरे ने तुम्हें इतना क्यों दिया? सुअर पालना, वो सुअरों को खाना नहीं देना है। ये बचे हुए पैसे से फिर खरीदना होगा मक्का चोकर और कुट्टी, ये सब बाद में मुझे पूछना होगा। ये वांगचाई चाचा देखूंगा कि सुअरों को कैसे अच्छे से पाला जाए। वो पहले उत्पादन दल में सुअर पालन के जिम्मेदार थे। अरे हाँ, समझ गया। सच में यह उम्मीद नहीं थी। वो जीफेंग के साथ भी ऐसा दिन आएगा। हम सबको उसी के भरोसे जीना पड़ रहा है। कौन कहता है कि नहीं? तीसरे भाई, अरे गुईझांग भैया, बैठो बैठो बैठो। अरे गुईझांग भैया, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? लाओसान, अब तो तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। हाँ हाँ, गुजांग भैया, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अरे तीसरे, गुजांग भैया ने तुम्हें एक बात के लिए बुलाया है। अभी घर में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और पैसे भी नहीं कमा रहे, इसलिए भाई से एक रास्ता सुझाने की गुजारिश है। कुछ कमाई का काम कर रहा हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिछले साल तो तुमने मेरी मदद की थी। इस साल तुम मुसीबत में हो, क्या मैं मदद नहीं करूंगा? हा हा हा। अरे छोड़ो भी, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब तेरी किस्मत खुल गई है। हाँ हाँ, धन दौलत सब तेरे पीछे चल रहे हैं। ओ लाओसान, गुईझांग भाई भी नखरे नहीं करते। तुम मेरे लिए एक काम ढूंढो, बस तनख्वाह मिले। तुम क्या सोचते हो? आसान बात है। जब मैं उत्पादन दल की मछली पालन तालाब को पट्टे पर ले लूं, उस समय तुम बस मेरे यहां काम करने आ जाना। तीसरा भाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन एक बात मैं पहले ही साफ कह दूं, पहले 2 महीने की तनख्वाह ज्यादा नहीं है। 1 महीने 40 रुपए। उस समय जब तुम काम में निपुण हो जाओगे, मैं तुम्हें और दूंगा। हमारे यहां खाना और रहना मुफ्त है। महीने में 3 दिन की छुट्टी मिलती है। लाओसान, यह तय है ना? महीने के 40 रुपए। बिल्कुल सही, महीने के 40 रुपए। पहले 2 महीने तो पीछे क्षमता के अनुसार बढ़ाओ। ठीक है, मैं अभी वापस जाकर पत्नी से बात करूंगा। किसी दिन तुम्हारे लिए शराब लेकर आऊंगा। जाओ। तुम दोनों ध्यान से देखना। हाँ हाँ हाँ, कैसा है? शानदार है ना? 3 काका, मछली है मछली। अरे तुम दोनों जल्दी। काका, शानदार है ना? मछली को ऊपर खींच लाओ, जल्दी जाओ। वाह वाह। तीसरे काका, यह रोहू मछली है। यह तो शायद 2-3 किलो की होगी। हाँ हाँ हाँ, तीसरे काका, मैं माहिर हूं ना। शाम को घर वापस जाएंगे, तुम्हारी माँ से कहो एक मीठी खट्टी कार्प मछली बनाए। ठीक है, खुश हो जाओ तुम दोनों छोटे बंदर। बहुत खुश, बहुत खुश। कल भी मैं खेलना चाहूंगा। अरे तू यह बदमाश लड़का, क्या तुम जानते हो यह काला पटाखा कितना महंगा है?
20 पैसे का एक। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? रोज खेलते हो। 3 चाचा कल भी खेल पाएंगे क्या? तो तुम लोगों को मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो सर्टिफिकेट लाकर तीसरे काका से बदल लेना। हर सर्टिफिकेट 5 के बदले। जितने ज्यादा लाओगे उतने ही ज्यादा बदलेंगे। सर्टिफिकेट वाले तीसरे काका, मैंने अभी स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया है। साल बीत जाए तो तुम पहली कक्षा में पढ़ोगी। परीक्षा पूरी करके तुम प्रमाण पत्र पा सकती हो। 3 काका। क्या हुआ पिंग पिंग? कहाँ तकलीफ है? अगले साल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल नहीं जाऊंगी? यह क्या मामला है? किसने कहा? यह पढ़ाई तो ठीक चल रही थी ना, अचानक पढ़ाई क्यों छोड़ दी? यापिंग की पढ़ाई तो हमेशा अच्छी रही है ना, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? अरे हाँ, अब याद आया। पिछले जन्म में उसने सिर्फ प्राथमिक स्कूल पूरा किया और फिर छोड़ दिया। उसके बाद 18 साल से पहले ही बस एक छोटे से गुंडे के साथ प्यार में पड़ गई, उसके पीछे भाग गई। नहीं, यह इतिहास दोहराया नहीं जा सकता। पिंग पिंग, मैं जानती हूं तुम्हारी मां को लगता है तुम एक घाटे का सौदा हो। तुम्हें पढ़ाई नहीं करने देना चाहता था, लेकिन अब तुम किसी की भी बात मत सुनो। ताऊ तुमसे सिर्फ एक बात पूछता है, क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ, मैं टेक्निकल स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूँ। खेती की जिंदगी से बाहर निकलना। अच्छा। तीसरे चाचा को तुम्हारा लक्ष्य देखकर संतोष हुआ। जब तुम वापस जाओगे कोई भी तुमसे पूछे, तुम दृढ़ रहना, कहना कि मैं अपने लक्ष्य पर अटल हूं। कर पाओगे? हाँ, कर सकता हूं। बहुत अच्छे। पिंग पिंग, चलो घर चलते हैं। बड़े भाई, बच्चे की पढ़ाई का मामला, तुम सच में क्या सोच रहे हो? नए साल के बाद सोच रहा हूं याजी को कस्बे के स्कूल में डाल दो। यापिंग कहाँ है? तुम्हारी भाभी का मतलब है घर पर रहकर कुछ काम में हाथ बंटाना। यापिंग को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे लाओसान, तुम जरा ज्यादा ही दखल दे रहे हो। क्या कोई अपने बड़े भाई से इस तरह बात करता है? अगर कोई और होता, तुम्हारी बेटी पढ़ेगी या नहीं उसका मुझसे क्या लेना देना। लेकिन सुनो, यापिंग मेरी भतीजी है, यह मामला मुझे ही देखना होगा। मैंने खुद इस निकम्मी लड़की को जन्म दिया है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर उसका सरनेम वो न होता, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज उसने मुझे ताऊ कहकर बुलाया, इस बात में मुझे दखल देना ही होगा। बड़े भाई, तुम एक मर्द हो, तुम्हारी बेटी को स्कूल जाना है, तुम आखिर दोगे कि नहीं? भाभी, तुम थोड़ा कम बोलो, बच्चे को डर मत दो। शिवलाल, तुम कम दखल दो। अगर मेरा पुराना स्वभाव होता, मैं बस हो गया। अरे तू यह औरत, क्या तू अपना मुंह बंद कर सकती है? यापिंग को पढ़ाई करनी है तो उसे पढ़ने दो ना। वो गोफिंग, तू तो बड़ी आसानी से कह देती है। अगर याजी की शादी होगी तो क्या उसे जल्दी पैसे नहीं कमाने चाहिए? अरे तू, ये तेरा खिलौना अब राजा और गुलाम में फर्क नहीं समझता क्या? तू मारने की हिम्मत करता है? भाभी, तू, भाभी, जब तक मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती तुम थोड़ा संभल जाओ। आगे से वो परिवार के पुरुष फैसला लेंगे। अगर गलत हुआ तो तुम कह सकते हो, अगर सही हुआ तुम बेवजह टांग नहीं अड़ाओगे। वो जीफिंग, अरे कमीने, वो गोफिंग, देखो अपने भाई को। तुम चुप रहो, हमारे भाईचारे में दरार मत डालो। पहले की बातें मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आगे से मेरी बात मानो। भैया, अगर यह जिंदगी साथ नहीं बिताई जा सकती तो तुम दोनों तलाक ले लो। मेरे भैया जैसे गुणों वाले के लिए कोई जवान और सुंदर लड़की ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यह बात तुम्हारे दिल में साफ है। दूसरे भाई वो आनफेंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तलाक के बाद जिंदगी बेहतर हो गई है। बड़े भाई की पत्नी शूलीफांग, काम करने में तो वह बहुत निपुण है, लेकिन उसका चरित्र वाकई अच्छा नहीं है। वो गोफिंग, अपने भाई को देखो। लीफांग, तीसरे भाई ने गलत नहीं कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम चाहे कुछ भी करो, यापिंग को मिडिल स्कूल पूरा करने दो फिर रोकना। तुम बार बार कहते हो कि यह पैसे की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी, पैसे की बर्बादी।
क्या तुमने कभी सोचा है बच्चे की भावनाओं के बारे में? इतने सालों से मैं जानती हूं तुम सचमुच बहुत थक गए हो। तुम थोड़ा संभाल क्यों नहीं सकते? अरे तुम्हारी यह ज़बान, यह घर, अगर तुम यहां नहीं रह सकते, तीसरे के बताए इस तरीके से, यह भी नहीं सोचा नहीं जा सकता। मैं नहीं छोड़ूंगी तो नहीं छोड़ूंगी। भाभी, अगर तुम तलाक नहीं चाहती तो मेरी एक बात मान लो। आगे से जब मेरे बड़े भाई फैसला लें तो मेरे लिए जरा सोचना। आज मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज यह गुस्सा नहीं निकालूंगा, मगर आगे चलकर एक दिन जरूर निकालूंगा। जब वह समय आएगा तो फिर कुछ बचने का रास्ता नहीं रहेगा। दादा, भाभी, यापिंग की पढ़ाई का मामला जब आप लोग हल करना ही नहीं चाहते, फिर यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पैसा, स्कूल का मामला मैं सुलझा लूंगा। यापिंग, खड़ी हो जाओ। अब स्कूल की फीस के बारे में ताऊजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है। आगे से तीसरे काका शहर में बस गए हैं, तुम्हारे लिए चुनेंगे पूरे नान्यान काउंटी का सबसे अच्छा स्कूल। अभी तुम अपने माता पिता के सामने कहो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तीसरे काका, माँ पापा, माता पिता, मां बाप, मैं पढ़ना चाहता हूं। आप मेरा विश्वास करें, मैं जरूर सफलता हासिल करूंगा। बड़े भाई भाभी, बच्चे की बात क्या तुम लोगों ने सुना? अभी एक सुझाव दूं, यापिंग को मेरे पास रहने दो, मैं अलग कमरा रखूंगा यापिंग के लिए। ठीक है तीजा, यापिंग घर में रहकर बहुत दुख पाती है, बेहतर है वह तुम्हारे पास रहने जाए। ठीक है बड़े भाई, कुछ दिनों में मैं यापिंग को अपने पास भेज दूंगा। शूलैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत स्वार्थी हूं? इतना सब कुछ कर डाला, तुमसे एक बार भी पूछे बिना खुद ही फैसला कर लिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं ज़ीफेंग, बस तुम जो भी सही करोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं बिना किसी शर्त के। असल में तो पिंगपिंग को यहां ले आओ, मैंने भी बहुत देर तक सोचा, उसे पढ़ाई जारी रखने दो। यह तो सिर्फ एक फायदा है, दूसरा फायदा यह है कि कुछ दिनों बाद शहर में काम करने जाना है। तुम अकेली घर पर रहोगी, मुझे चिंता हो रही है। फिर पिंगपिंग आ रही है, कोई साथ रहेगा तो डर नहीं लगेगा, और यह लड़की बहुत समझदार है, तुम्हारी मदद भी कर सकती है, कुछ काम भी कर लेगी। हाँ, फिर तुम कब जा रहे हो कस्बे में? उस समय मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान तैयार कर दूंगी। अभी तो बहुत समय है, कल तो हेनीवांग जाना है अपने माता पिता से मिलने, मछली तालाब के ठेके के बारे में बात करने। अभी और भी कई परेशानियां हैं। ठीक है, तो फिर मैं बाद में तैयारी कर लूंगा। अरे हाँ, कल तो पापा का साथ भी देना है, कुछ गेम खेलेंगे उनका मन बहलाने के लिए। क्या तुमने छोड़ा नहीं था? तुम अब भी जुआ क्यों खेल रहे हो? मैंने छोड़ दिया है, लेकिन यह तो बस पिताजी का मन बहलाने के लिए है। और सुनो, मैं खुलकर उन्हें पैसे दे रहा हूं, तुम अपने पिताजी को अच्छी तरह जानती हो, वे निश्चित ही नहीं लेंगे। रात में ताश खेलते समय उन्हें थोड़ा हरा देना, उन्हें खुश रहने दो, कितना अच्छा होगा। क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, चिंता मत करो। दादाजी, मैं देख रहा हूं छोटी बुआ और बुआ जी आ गए हैं। शांगवेन, तुमने साफ देख लिया है, सच में तुम्हारे बुआ जी का परिवार है। साफ देख लिया है बाबूजी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। पापा, हाँ पापा, अरे यह त्योहार का समय है, मैंने सोचा आकर आप और मां से मिल लूं। बहुत, मां कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं है? गला, वह तुम्हारी भाभी के साथ रसोई में है, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। आओ बच्चे को मुझे दो, तुम दोनों अंदर जाकर आराम करो। नहीं चाहिए मां, तुम्हारा शरीर अभी हाल ही में ठीक हुआ है, जियो को मेरे हवाले कर दो। जी फेंग, तुम आज ही कैसे आ गए? कल ही तो था, मेरे बड़े भाई के घर खाना खाया था ना।
आज घर में कोई काम नहीं है, सोचा जल्दी चला आऊं, अपने ससुर और सास को देख लूं। चलो अंदर चलते हैं। जी फेंग, मुझे पता होता तुम आज लौट रहे हो। मैंने दोपहर में ही मुर्गी मार दी थी। नहीं, मैं एक मुर्गी मार देता हूं। तुम्हें पता है न, मुर्गी को पकने में 30-40 मिनट लगते हैं, फिर तैयार होती है। मां ने तुम्हारे लिए जल्दी तैयारी कर दी है। बूढ़े, चलो, मुझे एक मुर्गी पकड़ने में मदद करो। अरे 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 मां, जाने के लिए शूलन तुम्हारे साथ चली जाएगी। मैं इतनी जल्दी आ गया हूं, यह सिर्फ पापा का मन बहलाने के लिए है। अरे बाप रे, थोड़ी देर खेलते हैं। हाँ, दौड़ लगाते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही। हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो, हाँ हाँ हाँ, सब लोग मिलकर। 4, 7, हाँ हाँ हाँ। अरे यार, शुरुआत ही खराब हो गई। 2-2-2। अरे यार, बस खेलना बंद। अरे कितनी बदकिस्मती है, अब नहीं खेलूंगा। आखिरकार सब कुछ हार गया। फिर से पत्ते गिनने होंगे, फिर से ताश खेलना होगा, फिर से ज्यादा हारना नहीं चाहिए। यह सचमुच थकाऊ है। बहनोई, तुम्हारा व्यापारी दिमाग ताश के खेल में लगाना चाहिए। तुम इतना नहीं हार सकते। कोई आश्चर्य नहीं, खुद पर पहले जुए में गए थे, रोज ताश खेलते, रोज हारते थे। मजाक है, अगर मैं गंभीर हो जाऊं तुम मुझसे पैसे जीत पाओगे। वह चुनहुआ भैया है। यह लगता है इसमें कुछ तो सच्चाई है। पिछले 2 सालों में तो ऐसा नहीं सोचा था। अब तुम्हारी बात सुनकर लगता है सचमुच कुछ तर्क है। क्या मैं फिर से बक्से का जुआ आजमाऊं? अरे जी फेंग, तुम्हारा बड़ा साला मैं हूं, बस ऐसे ही कह दिया। जुए से कोई अमीर नहीं बनता। अगर जुए से अमीर बन सकते तो तुम पहले ही करोड़पति बन चुके होते। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। जमीन पर पैर रखकर चलो, तभी घर संवरेगा और दौलत आएगी। जी फेंग बेटा, ताश खेलते हैं, बस परिवार साथ मस्ती कर ले। यह पैसा वापस ले लो। पापा, यह आपकी जीत है, वापस लौटना ठीक नहीं है। यह त्योहार का समय है, आप शुभता चाहते हैं। जी फेंग, क्या तुम सच में सोचते हो? मैंने नहीं देखा। आपने क्या देखा? जानबूझकर मुझसे हार गए, है ना? उम्र जरूर ज्यादा है, पर आंखें तेज हैं। ताश खेलना जीत हार से परे, मस्ती करो बस। आह, ये पैसे तो हालांकि ज्यादा नहीं हैं, पर बाहर कारोबार करते हुए कुछ अतिरिक्त रुपए मिलें तो दिल को सहारा नहीं मिलता क्या? पिताजी, आपकी नजर तो बहुत तेज है। क्यों ना आप मेरे साथ शहर चलें, मेरा हिसाब किताब संभाल दें। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं तो बस घर पर शांति से रहूंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। अब सुधार और खुलापन है, बाहर की दुनिया बहुत रोमांचक है। हम जैसे बूढ़े लोग बस घर पर शांति से बैठे रहो। तुम लोग हो न तो खुद बाहर निकल पड़े, चिंता मत करो। सामान समेटो, खाना अभी परोसा जा रहा है। मेरी बहन और बहनोई कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे? अरे अंसन भी शायद काम में व्यस्त है, इस वक्त तक नहीं आया, तो हम इंतजार नहीं करेंगे। खाना शुरू करो, खाओ खाओ। शायद रास्ते में कुछ काम आ गया। आओ आओ, बैठो और खाना खाओ। कोई बात नहीं माँ, तुम वहीं बैठकर खा लो। जी फेंग, बहुत अच्छे, पापा के पास बैठ गए। यह जगह मेरी है। जी फेंग, कृपया वहां बैठ जाओ। यह जगह, क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? अरे वाह, घर में घुसते ही मुझे डराने की कोशिश। इतने सालों से हमेशा ऐसे ही बैठा हूं, मुझे आदत हो गई है। नहीं, क्या? अंसन, यह त्योहार का समय है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक डरपोक औरत हो, बाप बोल रहा है, बीच में बोलने की क्या जरूरत है? सुबह का हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है, खाना खाने के बाद तुम्हारा हिसाब करूंगा। तियान हनशेन, क्या कर रहे हो? पापा, आप मुझसे मत पूछो, अपनी प्यारी बेटी से पूछो। क्या हुआ है बहन? भैया, मैंने नहीं किया, मैं तो बस दुकान में थी। एक छप्पर छप्पर वाली साड़ी पसंद आ गई, पर हनसेन ने मुझे लेने नहीं दिया। न लेने दिया तो सही,
लेकिन बाहर वालों के सामने मुझे मारा भी। यहां तक कहा कि मैं सिर्फ आराम चाहने वाली औरत हूं। ये 3 साल मैंने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। टियान हानशेंग, तुमने मुझे सीट छोड़ने को कहा। मैंने सह लिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हो कौन? तुम मुझे सबक सिखाने वाले कौन होते हो? एक बेकार जुआरी जो सिर्फ लड़कियों को बरगलाता है। मैं वो जीफेन चाहे कितना भी बदमाश हूं, मगर कभी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। तुम्हारे घर के वो सारे घटिया मामले तुम न बताओ तो भी मैं जानता हूं। तुमने बीवी बनाई है, बैल घोड़े नहीं। बहन शूलियन जो यह सब सह रही हैं, वो तुम टियान हानशेंग के घर में 8 पीढ़ियों के पुण्य फलने से मिली है। तुम अभी भी इसकी कदर नहीं कर रहे। कुत्ते जैसे इंसान, क्या तुम मुझे सबक सिखाने लगे? हिम्मत है कि छुपा? मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तुमने गवा दिया। हिम्मत है कि हाथ उठाया। दीदी शराबी, इतनी अच्छी औरत, तुमने उसकी कदर नहीं की। बहन श्वेत कमल, इतनी अच्छी औरत, तुमने उसकी कदर नहीं की। क्या मार नहीं खानी चाहिए? अधिकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम जैसे कुत्ते के बच्चे अधिकारी बनने लायक हो, सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। क्या तुम सच में समझते हो मैं बेकार आदमी हूं, कानून नहीं जानता? घर में औरत को मारते हो, यह घरेलू हिंसा है, यह भी अपराध है। मैं हेजियापू सरकार में तुम पर शिकायत करने जा रहा हूं। तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। भैया, तुम्हारी बहन को तंग किया गया है, क्या तुम इसका बदला लोगे? लूंगा, जरूर लूंगा। मारो, यह बदमाश बेटे को ही पीट रहा हूं। मत पीटो, मत पीटो। मैंने गलती की, मैंने गलती की। फिर पीटोगे तो मैं मर जाऊंगा। गलती मानोगे कि नहीं? मानता हूं, गलती मानता हूं। मेरी बहन के पास जाकर घुटने टेको, अच्छे से पश्चाताप करो। आज तुम्हें मार भी दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं क्या? भैया, तुम्हारी बात ठीक नहीं लगी। टियान हानशेंग, अगर तुम आगे भी यही रवैया रखोगे, यह मामला मैं तुम्हारे साथ छोड़ूंगा नहीं। मैं हेजियापू सरकार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, नहीं तो जिला प्रशासन में तुम पर केस करूंगा। तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा। मत करो, मैंने गलती की। श्वेत कमल, मैंने गलती की। मैं गलत था, मैं इंसान नहीं हूं। टियान हानशेंग, समझे अपनी गलती कहां है? मैं गलत था पापा, आप मुझे मत मारो। फिर भी नहीं जानता कि गलती कहां है। मैं अभी बताता हूं। पहली बात, सबके सामने औरत को मारना। दूसरी बात, नहीं करनी चाहिए ससुराल में, ससुराल वालों के सामने अपनी बीवी को मारो। तीसरा, भले ही श्वेत कमल ने कुछ गलती की हो, तुम मेरे साथ अपनी सास से कहो, हम उसे सबक सिखाएंगे। आज तुम्हें मार पड़ी है, मानते हो या नहीं मानते? मानता हूं, मैं तो पूरी तरह मान गया। क्या हिम्मत है कि न माने? अगर सच में न माने, इसी रफ्तार से चलते रहे तो अस्पताल पहुंचने का चांस 90% है। हानशेंग, चलो हम तलाक ले लेते हैं। नहीं शूलियन, मैं नहीं चाहती, मैंने गलती की, मैंने सच में गलती की। 5 साल हो गए हानशेंग, क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? तुम गिन सकते हो कितनी बार मुझे मारा है। यह जीवन मैं और नहीं जी सकती। टियान हानशेंग, तू कमीना कुत्ता है, तुझे मार डालूंगा। मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। सच में मत मारो, मैंने गलती की। जीफेंग, रुक जाओ, तलाक लेते हैं। अरे, जब तक तुम जवान हो, तुम किसी और को ढूंढ सकती हो। मेरी बेटी श्वेत कमल, मैं खुद देख लूंगी। चले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, निकल जाओ। श्वेलियन दीदी, अब तलाक हो गया है, आगे क्या करने का विचार है? जैसे चलेगा देखा जाएगा। यह कठिन समय, मैंने आखिरकार इसका अंत देख लिया। अभी तलाक पूरा करो, बाद की सोचेंगे। अगर वाकई नहीं हो पाया तो माँ पापा के साथ घर पर खेती भी कर लेंगे। श्वेत कमल दीदी, हमेशा खेती का ही ख्याल मत करो, नहीं तो तुम्हारी ये हाई स्कूल की पढ़ाई बेकार हो जाएगी।
लेकिन खेती नहीं करेंगे तो? पापा, मैं चाहता हूं कि बहन श्वेलियन शहर आकर मेरा हिसाब किताब संभाले। आप देखिए, यह ठीक रहेगा कि नहीं? हिसाब संभालने वाले जीजाजी, आप क्या करते हैं कि आपको हिसाब के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है? हमारी टीम के अब मछली तालाबों की बोली लग रही है। 4 मछली तालाब हैं। मैं सभी को लेने की सोच रहा हूं। उस समय तुम हिसाब किताब संभालना, सब तुम्हारे हाथ में। कोई दिक्कत नहीं है न? यह तो बहुत बढ़िया है। जी फेंग, मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आओ आओ आओ, खाना खाओ खाना खाओ। अरे पिताजी, उत्पादन दल की वो कुछ मछली तालाब, आखिरकार हर परिवार को जमीन का ठेका मिलने वाला है। हमें तो एक कुआं ठेके पर लेना ही होगा। अरे बेवकूफ बच्चे, खुश होने वाली कौन सी बात है? ठेका ठेका शुल्क तो देना ही पड़ेगा, सुना ही नहीं? बोली लगाने की सभा, निष्पक्ष और न्यायसंगत बोली राशि देनी होगी। हमारे सुन परिवार में इतने सदस्य हैं, समय आने पर कुछ लोगों को ढूंढ लेंगे, अपने ही कुल के रिश्तेदार, उन्हें सूचित कर देंगे तो काम हो जाएगा। तुम्हारे मुंह से बस यूं ही निकल जाता है। बात करना आसान है, यह सुंजियावान पूरा का पूरा तुम्हारा ही है। नाक, अब सुधार और खुलेपन का दौर है, समझे? पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? मछली तालाब का ठेका लेने का मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम कहते हो। दोपहर बाद पहले देखते हैं। देखो दूसरे कैसे बोली लगाते हैं। खांसी खांसी। अरे गांव के बुजुर्गों और भाइयों, पिछले दिनों भी यही सूचना जारी की गई थी। आज यह निविदा बैठक हमारी इन मछली तालाबों के लिए है, घरों को पट्टे पर देने के लिए। ज्यादा बातें न करें, चलो शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है, सबका समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह बोली लगाने की बैठक है। 2 शर्तें हैं। पहली, गैर उत्पादन दल के सदस्यों के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं है। दूसरे नंबर पर, यह बोली लगाने की बैठक है। जो ऊंची कीमत देगा उसे ठेका मिलेगा। सबसे पहले बोली लगाएगा लुरोजिया टांग। यहां पानी का क्षेत्र 6 मुंह है। आधार कीमत 20 रुपए सालाना। किसके घर वाले ठेका लेना चाहते हैं, अब बोली लगा सकते हैं। मैं सालाना 30 रुपए देता हूं। मैं 50 देता हूं। 55। देखते हैं मुझसे ज्यादा बोली कौन लगाएगा। मैं 80 रुपए सालाना देता हूं। 85। हम्फ और कौन बोली लगाएगा? टिंग और कौन बोली लगाएगा? हम्फ और कौन बोली लगाएगा? चूंकि अब कोई बोली नहीं लगा रहा है तो मैं एक अंतिम कीमत बताता हूं। 95 1 साल के लिए। वो फेंग भैया, तुम भी लोजिया की मछली तालाब का ठेका लेना चाहते हो? मैं भी चाहता हूं, तो मैं 1 साल के लिए 100 रुपए देता हूं। मैं 1 साल के लिए 120 रुपए देता हूं। तुम, वो गो फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? यह कैसे? तुम्हें बोली बढ़ाने की इजाजत है, तो क्या मुझे बोली बढ़ाने की इजाजत नहीं? अगर तुम 100 बढ़ाओगे तो यह तालाब मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम, गुआंग आंग आंग, वो परिवार के बड़े बेटे की यही चाहत है, उसे दे दो। रोजिया टैंग नहीं तो और तालाब हैं। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें दे देंगे। आखिरी नीलामी वाला है हेवान बा जलाशय। यहां आधार मूल्य है 200 युआन सालाना। किसके पास कोई विचार है? अब बोली लगा सकते हैं। मैं 200 देता हूं। 300 रुपए, 100 रुपए। सुन गुआंगरान, यह लड़का सचमुच पैसे का दम है। बढ़त तो 100 रुपए की ही है। श्यामलाल, बोली बढ़ाओ। दर कैसा? 350। बहुत खूब, श्यामलाल ने बोली बढ़ा दी। लगता है यह पुराना मेंग परिवार सचमुच मजबूत है। 400 रुपए। श्यामलाल, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक डटे रहेंगे। फिर बढ़ाते रहो। केवल तुम ही बोली बढ़ाते हो, मुझे यह बहुत उबाऊ लगता है। मैं एक और बोली लगाता हूं। 500 सालाना। भीड़ तमाशा देखने आती है, तमाशा नहीं तो कौन देखेगा? वो गोफिंग, तुम्हारे घर में तो 2 मछली तालाब भी खा लिए, फिर भी इतने पैसे निकाल सकते हो? बाहेवान बांध परियोजना के लिए तुम तो एक राजमिस्त्री हो, इतने पैसे कहां से लाए? सुन शाओ जी, तुम यह क्या कह रहे हो? अमीरी दिखानी है तो दिखाओ।
वैसे भी 15 दिन में तुम्हें पूरा भुगतान करना ही है। क्या 1,800 रुपए भी नहीं दे सकते? तो मैं तुम्हें दादा कहूंगा। जीफेंग पैसे लेने तो गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जल्दी ही होगा। मैंने ठीक कहा था, पैसे नहीं हैं तो मछली तालाब का ठेका क्यों लिया? किसने कहा पैसे नहीं हैं? मैं ले आया हूं। अब तुम्हें दादा कहना चाहिए। आए, वो जीफेंग, यह लड़का, तुम इतने अमीर कब से हो गए? क्या वह आवारा नहीं था? यह तो लगता है 5,000 रुपए से ज्यादा का है। इतनी आसानी से निकाल लिया। जीफेंग, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। सदस्यों की चिंताएं दूर हो गईं। तुम्हारी बोली मान्य है। सुन शाओ जी, तुमने कहा था पैसा देखते ही तुम दादा बुलाओगे। अब बात से मुकर क्यों रहे हो? वो गोफेंग, अपनी जुबान संभालो वरना थप्पड़ पड़ जाएंगे। सुन शाओ जी, क्या तुम्हारा घाव भरते ही दर्द भूल गया? भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हें कैसे सबक सिखाया था? अगर तुम्हें असली दम है तो मेरे बड़े भाई को एक थप्पड़ मारो। तुम, ठीक है, बस करो। हम सब एक ही उत्पादन दल के सदस्य हैं, झगड़ा करने से क्या फायदा? जी फेंग, मैं कहता हूं, चूंकि तुम्हारी कीमत पर सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह निविदा बैठक यही समाप्त होती है। मैं घोषणा करता हूं, ये 4 मछली तालाब पूरे के पूरे उन्हें दे दिए गए हैं। ठीक है, तालियां बजाओ। बहुत अच्छा। दादा, मैं घोषणा करता हूं, आज की बोली लगाने की सभा समाप्त हो गई है। आओ तालियां बजाओ। हमारा काम अब शुरू हो गया है। अरे श्रीलान, जल्दी देखो, ये मछलियां कितनी चुस्त हैं। ये सब पैसा है, हमारी जीविका का आधार है। अरे इतना पैसा कमाकर क्या करोगे? जितना चाहिए उतना काफी है। लेकिन लेकिन क्या? तुम हो, यह बहुत अच्छा है।